गुड मॉर्निंग गाइस। अपन केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर शुरू किया था उसमें ऑलरेडी अपनी 2 या 3 क्लास हो चुकी है। उसमें अपने केमिकल काइनेटिक्स में जो आपका बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट किया था, उसके बाद में अभिक्रिया जो वेग क्या होता है, उसके प्रकार कितने होते हैं, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, किसी भी अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक कैसे लिखा जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि यहाँ पे आपके ऑर्डर निकालना। और ऑर्डर निकालने के में अपने ये देखा था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का ऑर्डर ऑर्डर या कोटि कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए जनरल कोई रिएक्शंस दी हुई होती है, क्योंकि आपको पता है आपकी जो कोटि होती है या ऑर्डर होता है वो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ठीक है, उसको किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को देख के डिफाइन नहीं किया जा सकता है या फिर उसका पता नहीं लगाया जा सकता। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंट से आएगी, या फिर उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अपने को गिवन होगी कि ये रिएक्टेंट है वो कितना रिएक्शन कर रहा है, किस कंडीशन में कर रहा है, तो उसके हिसाब से उसके ऑर्डर का पता लगाया जा सकता है। तो देखिए इस जो आपके ये वाली जो क्लास है उसमें अपन जो ऑर्डर है उसको डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखिए जो अभिक्रिया की कोटि है, अपने सिलेबस में 2 प्रकार की कोटि, मतलब यहाँ पे एक तो शून्य कोटि की अभिक्रियाएं और एक प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं, 0 ऑर्डर रिएक्शंस और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में अपन डिटेल से स्टडी करेंगे। तो देखिए शुरू क्या करते हैं अपन 0 ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं। शून्य कोटि की अभिक्रियाएं, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। अभी देखिए अपन लोगों ने क्या किया था कि कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें ऑर्डर निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, उसमें उसका वेग व्यंजक अगर अपने को दिया हुआ हो तो अपन वहाँ से कोटि निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो वेग व्यंजक होता है, जैसे आपका कोई भी वेग व्यंजक है, सपोज ये है आपका, इसकी पावर कुछ भी दे रखी है, जैसे 2 दे रखी है, b की पावर दे रखी है आपका जैसे -1 दे रखी है। ठीक है, तो अपने को ऑर्डर कैसे निकालना होता है, ये जो आपके सांद्रता के जो पद हैं उनकी जो घातों का योग है, ठीक है, वही क्या कहलाता है, उसकी कोटि। तो सबसे पहले अगर अपन शून्य कोटि की अभिक्रियाओं की बात करें तो यहाँ पे इनका जो योग होगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। कहने का मतलब वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता या अभिकारकों की सांद्रता के 0 घात के समानुपाती होता है, क्या कहलाती है आपकी शून्य कोटि की अभिक्रियाएं। रिपीट कर रही हूँ, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता या अभिकारकों की सांद्रता के 0 घात के समानुपाती होता है, क्या कहलाती है आपकी शून्य कोटि की अभिक्रियाएं। देखिए जैसे आपके पास कोई भी रिएक्टेंट है, ए है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। ये जो आपका रिएक्टेंट है किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। सपोज इसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रारंभिक जो सांद्रता है, उसको आप A0 लिख सकते हो। ठीक है, या जो भी आपका अमाउंट ले रखा है A0 ले लिया, प्रारंभ में इसका मान कितना होता है, 0। ठीक है, ये अपन लिख सकते हैं एट t = 0, मतलब 0 टाइम पर इसकी प्रारंभिक सांद्रता A0 और इसकी सांद्रता 0। एट t टाइम पर ये कितना हो जाएगा, इसका x पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में, तो इसमें से x निकल गया और वो x किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है कि आपने कोई भी रिएक्टेंट लिया है, ये रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रता जो है वो क्या है आपकी A0, और ये जो प्रोडक्ट है उसकी जो सांद्रता 0 हो जाएगी। ठीक है, कुछ समय पश्चात t टाइम लिया है, ठीक है, कुछ भी टाइम हो, मतलब 0 के बाद
आगे जो भी टाइम है उसमें क्या होगा, यहाँ से इसका x पार्ट किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। ठीक है, तो देखिए इस इक्वेशन के लिए आप अभिक्रिया वेग लिखोगे, अभिक्रिया वेग। अभिक्रिया वेग अगर अपन लिखेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा के ए, रिएक्टेंट तो यही है और रिएक्टेंट की पावर 0, क्योंकि शून्य कोटि अभिक्रियाओं में क्या होता है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनमें अभिक्रिया वेग अभिकारकों की जो आपकी अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है। यहाँ पे क्या लगाना है आपको, शून्य घात। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए इसके लिए अभिक्रिया वेग आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के, और किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1। ठीक है, और 1 को लिखना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन इसको ऐसे लिखें, इसको इधर ले जाते हैं तो के डी टी। ठीक है, देखिए अब इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो समीकरण 1 का समाकलन करने पर ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर आप इसका समाकलन करोगे तो ऐसा कुछ आएगा, डी ए का समाकलन करना है। समाकलन करते टाइम कांस्टेंट और नेगेटिव साइन को बाहर लगा लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप लिखोगे इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, इनिशियल कितनी है और फाइनल कितनी है। अब देखो मैं फाइनल के लिए यहाँ पे 8T लिख देती हूँ। देखिए यहाँ से जो आपका जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी, प्रारंभिक जो सांद्रता उसमें से x निकल गया, तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि ये किसके, ये जो अब सांद्रता बची हुई है वो कितनी रह गई आपका AT, मतलब T टाइम पर आपके रिएक्टेंट की सांद्रता। ठीक है, तो ये या फिर ऐसे बोल सकते हो T टाइम पे, या फिर फाइनल आपकी सांद्रता ये रह गई। और इसका अगर आप यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे, समाकलन करोगे, तो देखिए के तो कांस्टेंट है, बाहर रह जाएगा ये डी टी, और यहाँ पे लिमिट लगाओगे 0 से t, मतलब 0 टाइम पे शुरू किया था और कहाँ तक क्या है, t। ठीक है, तो देखिए अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे जैसे ही इसको सोल्व करते हैं, डी ए का इंटीग्रेशन तो ए ही आएगा। ठीक है, लिमिट्स लगा दीजिए, ये क्या है आपका A0 और ये क्या है AT, नेगेटिव साइन बाहर रहेगा। और यहाँ पे अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हो तो dt का इंटीग्रेशन t रहेगा। ठीक है, ये आप लोगों ने 11th क्लास में बेसिक इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन पढ़ रखे हैं। ठीक है, ये आपका ये लिमिट लगाते हैं 0 से t। वैसे मैथ बैकग्राउंड वाले बच्चों को कोई खास प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में, लेकिन बायो वाले स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पे आप अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हो तो ये आएगा, और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये जो लिमिट्स है, क्या करना है अपने को, इनकी वैल्यू पुट करनी है, मतलब ए की जो मान है एक बार फाइनल अपर लिमिट जो है वो उसमें से लोअर लिमिट घटानी है। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका माइनस AT माइनस A0, ये तो आपका माइनस का साइन बाहर है और ये आ गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा कि अपर लिमिट क्या है t, तो यहाँ के वैल्यू रख दो t, और माइनस में क्या आ जाएगा 0, तो वो तो t रहेगा, तो ये आ जाएगा आपका t। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे जो नेगेटिव साइन है उसको अंदर लेते हैं तो यहाँ पे ये आ जाएगा A0 और ये AT इज इक्वल टू आ जाएगा आपका KT। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब अगर इसको मैं ऐसे लिखूँ K इज इक्वल टू A0 माइनस AT अपॉन T, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2। इसी इक्वेशन नंबर 2 को आप शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण कहते हैं। ये जो आपकी सेकंड इक्वेशन आई है इसको क्या बोलते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक्चुअल में ये जो आपका A0 है और A जो T है, ठीक है,
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x। वो देखिए कैसे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था ए नोट माइनस एक्स इज इक्वल टू ए टी है। एक बार इसको समझने की कोशिश कीजिए, ए नोट माइनस एक्स इज इक्वल टू ए टी अगर है तो यहाँ पे देखिए, अगर आप ए नोट ये है, ये पॉजिटिव है, अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, और ये आपका x नेगेटिव है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो क्या ए नोट माइनस ए टी की जगह x लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, k इज इक्वल टू हो जाएगा आपका x अपॉन टी। तो ये आपके नेक्स्ट इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए समीकरण 2 तथा 3 को, समीकरण 2 तथा 3 को शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण कहते हैं। समाकलित वेग समीकरण इंटीग्रेटेड इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए ये आपका जो सेकंड और जो थर्ड इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी आपके शून्य कोटि अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण। अब इसमें एक बार अपन ये मेंशन कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है जो कि न्यूमेरिकल करने के टाइम बहुत काम आएगी। ए नोट क्या है आपके पास, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नेक्स्ट देखिए एटी क्या है आपका, अभिकारक की टी समय पश्चात, टी समय पश्चात सांद्रता। नेक्स्ट देखिए x क्या है, x आपका है t समय पर उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता। नेक्स्ट आपका t तो टाइम है ही, और k क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका k क्या हुआ, वेग स्थिरांक, मतलब शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, ठीक है। तो देखिए एक बार रिपीट कर रही हूँ मैं, ध्यान से सुनना। यहाँ पे देखिए ये आपके पास कोई भी रिएक्शन दे रखी है, ये जो रिएक्शन दे रखी है उसमें ए आपका रिएक्टेंट है और बी क्या है, बी है, या फिर प्रोडक्ट मान लीजिए, यहाँ पे ए चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट। यहाँ पे ए है, उसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, प्रारंभिक सांद्रता, वो मैंने क्या ली है ए नोट, ठीक है। प्रोडक्ट की 0 हो जाएगी, टी समय पर इसका एक्स पार्ट किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में, तो इसमें से तो एक्स घट गया, तो इसकी सांद्रता ये रह जाएगी। तो ये क्या है, इस पूरे को एक साथ लिख सकते हैं कि टी टाइम पर ए की कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है। तो देखिए इस इक्वेशन के लिए अभिक्रिया वेग कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू के ए की पावर 0। 0 क्यों लिखा है, क्योंकि ये आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया है, और शून्य कोटि अभिक्रिया में अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, या फिर आपके अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अभिकारक ए है तो इसकी पावर क्या आ जाएगी आपकी 0, और किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है, ठीक है। देखिए अभिक्रिया वेग इसके सेंस में ऐसे लिख सकते हैं, माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के। अगर आप यहाँ से इसको इधर ले जाओगे तो ये डी ए बचेगा के डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे। तो यहाँ पे जब समाकलन करते हैं तो डी ए का जो समाकलन किया जाएगा तो ए आएगा। ये आपकी लिमिट्स होती है, लिमिट्स का मतलब आपकी लोअर लिमिट ये और अपर लिमिट ये कि कोई भी अभिक्रिया
कि जो आपके प्रारंभिक सांद्रता कितनी है और अंतिम कितनी है। यहाँ से वैसे ही टाइम के लिए 0 टाइम पे शुरू किया था और t टाइम के लिए t कितना भी हो सकता है, जितना आएगा उस हिसाब से लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख दिया आपकी लोअर लिमिट अपर लिमिट, यहाँ पे क्या है लोअर लिमिट और अपर लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोअर और अपर लिमिट का मतलब होता है कि यहाँ पे एक बार इसकी वैल्यू ये रखनी है, फिर माइनस नीचे वाले को घटाना है। तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया है। तो देखिए अगर आप ये नेगेटिव साइन अंदर ले जाते हो तो यहाँ पे ये इस प्रकार से कुछ लिखा जाएगा, और फाइनली अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपको ये इक्वेशन प्राप्त होती है। तो ये जो इक्वेशन है, एक तो ये वाली और इससे जस्ट नीचे ये वाली, ये जो दोनों इक्वेशन है वो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण कहलाती है। यहाँ पे ये वाला जो चीज़ है उसमें ए नोट क्या है आपका इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये आपका है फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और एक्स क्या है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टी टाइम, मतलब टी टाइम पर उत्पाद की सांद्रता, और के क्या है शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक या वेग नियतांक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में एक चीज़ ये देखिए कि यहाँ पे आप लोगों ने ये लिखा है, ये जो दोनों इक्वेशन आ गई है उसके हिसाब से इनका ग्राफ प्लॉट करते हैं कि शून्य कोटि अभिक्रिया में ग्राफ किस प्रकार के आते हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के टर्म्स में और एक प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के टर्म्स में। मतलब अभिकारक और उत्पादों की जो सांद्रता है वो समय के साथ किस प्रकार से घटती है, बढ़ती है, या उनमें किस प्रकार से क्या चेंजेज आता है, उसके हिसाब से अपने को क्या लिखनी है, उनके ग्राफ प्लॉट करने हैं। देखिए अपने पास रिएक्शन ये आई थी K इक्वल टू ए नोट ए टी अपॉन टाइम, ये कुछ था। ठीक है, अगर यहाँ पे अपन इनकी सांद्रता की बात कर लेते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब ये सांद्रता के, वैसे भी आपको पता है बड़ा ब्रैकेट आप सांद्रता के लिए ही लिखते हो, ऐसा हुआ लिखा हुआ हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कई बार वैसे भी मेंशन होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो के टी इज इक्वल टू ए नोट ए टी, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए अगर यहाँ पे ये जो आपका नेगेटिव साइन है, या फिर इसको देखिए के टी, ये अगर इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, और ये आपका क्या है नेगेटिव है तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगर पूरी इक्वेशन का ही साइन चेंज कर दिया जाए तो, मतलब इस इक्वेशन को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे ये ऐसा कुछ आ जाएगा, ये आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू अगर आप इनकी बात करो तो ये हो जाएगा आपका ए नोट माइनस के टी, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब देखिए अगर अपन यहाँ से ग्राफ प्लॉट करें तो किस किस में, आपके अभिकारकों की जो सांद्रता है उसमें और समय में। ठीक है, तो कैसे आएगा, वैसे भी अगर आप इसकी बात करो तो ये ऐसे है y बराबर mx प्लस c। ठीक है, जो कि आपकी एक सरल रेखा के समीकरण है। अगर ऐसा कुछ होता है तो ग्राफ जो आएगा वो एक सरल रेखा आएगी, तो वो रेखा देखिए आएगी कैसे, y पे क्या लिया है आपने कंसंट्रेशन, और वो भी कंसंट्रेशन किसकी, आपका A है, A क्या है रिएक्टेंट, इसकी कंसंट्रेशन, और T ये आपका समय है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो आपका M आ रहा है वो आपका क्या हो जाता है स्लोप या ढाल बोला जाता है, और ये नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब ये आपका जो ग्राफ बनेगा वो रेखीय बनेगा, लीनियर बनेगा, लेकिन नेगेटिव का मतलब घटता हुआ बनेगा। ठीक है, समय के साथ इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो चीज़ होती है उसको अंतःखंड या इंटरसेप्ट बोला जाता है। तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो आपकी वैल्यू है वो क्या आती है ए नोट, ये क्या माना जाता है ए नोट,
और यहाँ पे जो स्लोप होता है वो आएगा आपका माइनस के। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप लोगों के पास ये इक्वेशन इजीली आ जाएगी। यहाँ पे अब अपने को करना क्या है कि जो आपका ए टी मतलब टी टाइम पर अभिकारक की जो सांद्रता है उसमें और समय में ग्राफ खींचना है। जब आप इसको देखते हो तो ये आपका y बराबर mx प्लस सी की इक्वेशन आती है, जो कि एक सरल रेखा की समीकरण है और सरल रेखा का जो ग्राफ होता है वो ऐसा कुछ बनता है। अब यहाँ पे अपन ने ग्राफ किस में बनाया है, ये ग्राफ किस में बनाया है, अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता तथा समय में ग्राफ, समय में ग्राफ। अब देखिए प्रारंभ में सांद्रता ज़्यादा थी, मतलब जो भी थी वो ये मान लीजिए। तो देखिए जैसे आप अगर यहाँ से 0 से शुरू करें, जैसे आपका 1 मिनट है, 2 मिनट है, 3 मिनट है, 4 मिनट है, तो समय के साथ ये घटी तो रही है। ठीक है, इसको वैसे भी समझ सकते हैं और ग्राफ से भी समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर आपके पास जो नेक्स्ट ग्राफ अपन बनाते हैं k इज इक्वल टू क्या होता है, x अपॉन टी। ठीक है, ये इक्वेशन भी आई थी अपने पास। ठीक है, अब अपने को नेक्स्ट जो ग्राफ है वो किस में बनाना पड़ेगा, आपके प्रोडक्ट की जो सांद्रता है वो और समय। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, x बराबर के टी, x बराबर क्या आ जाएगा के टी, x इज इक्वल टू के टी को इधर ले आओ। ठीक है, तो वही आपकी सरल रेखा की समीकरण y बराबर mx प्लस सी, और c यहाँ पे क्या है 0, 0 अज्यूम कर सकते हो, क्या दिक्कत है, अगर कुछ नहीं है किसी में भी अगर आप 0 ऐड करोगे तो कोई चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए जो आपका ग्राफ आएगा वो ऐसा कुछ आएगा, ये आपका t समय है और ये आपकी x क्या है, ध्यान रखना ये आपका जो x है यहाँ पे प्रोडक्ट की सांद्रता है। ठीक है, यहाँ पे रिएक्टेंट की सांद्रता ले रहे थे, मतलब आपके अभिकारकों की सांद्रता और समय में ग्राफ खींच रहे थे। अब अपने को अभिकारक जो उत्पाद है या प्रोडक्ट है उसकी सांद्रता और टी में ग्राफ खींचना है, तो वो कैसे आएगा, एक सीधी रेखा आएगी, क्योंकि आपको पता है प्रोडक्ट की सांद्रता तो समय के साथ वैसे ही बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका जो स्लोप होता है उसका मान कितना आ जाएगा, के, क्या आ जाएगा के। ठीक है, स्लोप या ढाल, अंतःखंड कुछ है नहीं क्योंकि ये 0 है, तो आपका ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से 0 पॉइंट से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपके पास जो शून्य कोटि अभिक्रिया है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, और उस समाकलित वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता और समय के साथ ग्राफ, उत्पादों की सांद्रता और समय के साथ जो ग्राफ खींचते हैं वो लीनियर आते हैं, दोनों ही क्या आते हैं, रेखीय आते हैं। लेकिन उत्पादों की सांद्रता तो क्या होगी आपकी बढ़ेगी और अभिकारकों की सांद्रता घटेगी। और यहाँ पे ध्यान रखना इसका जो स्लोप आता है वो माइनस के आएगा और इसका जो स्लोप आता है वो आता है आपका पॉजिटिव में के क्या है आपका वेग स्थिरांक। और यहाँ पे अगर आप बात करो तो किस अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक। अगर समझने के लिए, वैसे ये आपके ये दोनों ग्राफ इंपॉर्टेंट है, केवल समझने के लिए एक बार ध्यान दीजिए। अगर आप कंसंट्रेशन की बात करो, कंसंट्रेशन चाहे वो रिएक्टेंट की हो या प्रोडक्ट की, टाइम के साथ अगर आप देखते हो तो रिएक्टेंट की जो सांद्रता होगी वो ऐसे होगी, प्रोडक्ट की सांद्रता होगी वो ऐसे होगी। ये तो क्या है आपका प्रोडक्ट, आर क्या है रिएक्टेंट। तो ये आपका ग्राफ ऐसे भी बन सकता है, दोनों को एक साथ समझाने के लिए, लेकिन आपको बुक्स में केवल ये ग्राफ मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कम हो रही है, प्रोडक्ट की बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन अपने को बस केवल समझाने के लिए है ये। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका ग्राफ जो दिया हुआ होता है वो एक नेक्स्ट ग्राफ है आपका थर्ड है। अगर आप किसमें कंसंट्रेशन और रेट, जो आपका वेग है और सांद्रता, अगर इसमें ग्राफ प्लॉट करते हैं तो अभिक्रिया का वेग सांद्रता पर तो निर्भर करता ही नहीं करता ना। इसकी डेफिनेशन ही ये है कि शून्य कोटि अभिक्रियाओं का जो वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो इसका मतलब सांद्रता चाहे आप 1 मोल लो, 2 मोल लो या फिर 10 मोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो रेट है या वेग है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा।
ठीक है। तो शून्य कोटि अभिक्रियाओं का जो वेग है वो सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। आप लोगों को मैंने अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले जो कारक थे उसमें एक पॉइंट बताया था सांद्रता, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है वो उसके अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। जितनी ज़्यादा सांद्रता बढ़ाओगे, रिएक्टेंट जितने ज़्यादा लोगे, जितनी मात्रा में ज़्यादा लोगे, उतनी ही रिएक्शन फास्ट होती है। लेकिन ये जो आपका जो रूल है वो शून्य कोटि अभिक्रियाओं पर लागू नहीं होता है, क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कभी भी सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो देखिए ये अपने पास क्या आ गए, ग्राफ आ गए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसी में एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे के की यूनिट क्या होगी। वैसे पिछली क्लास में इसके बारे में बताया था, फिर भी एक बार देख लीजिए के की यूनिट क्या होगी। के की यूनिट कैसे निकालते हैं, आपका मोल 1 माइनस एन लीटर n-1 और समय इनवर्स, यही थी आपका फॉर्मूला है ये। ठीक है, ये आपके के की यूनिट। ठीक है, तो देखिए n की वैल्यूज रख दो, और n क्या है, n आपके x y z, मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी अभिक्रिया होती है, जो भी आपके पास अभिक्रिया है उसमें जो अभिकारकों के जो आपके घाते हैं, अभिकारकों की सांद्रता के जो घाते हैं उनका योग होता है। और आप लोगों ने तो यहाँ पे एक ही अभिकारक लिया है या ऐसा कुछ लिया था, ए कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखिए, और इसकी सांद्रता क्या मानते हैं, मतलब इसकी सांद्रता पर वो निर्भर करता ही नहीं। तो अभिकारकों की सांद्रता, तो सांद्रता की पावर कितनी हो जाएगी, 0। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 0। अगर आप n की वैल्यू 0 रखते हो तो k की यूनिट आ जाएगी मोल 1 माइनस 0 1 ही रहेगा, लीटर -1 और समय इनवर्स। तो ये क्या आ जाएगी, आपके k की यूनिट्स आ जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण और उस समाकलित वेग समीकरण से रिलेटेड आपको ग्राफ आने चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट आपका जो पॉइंट था कि अभिक्रिया वेग जो स्थिरांक है, अभिक्रिया के लिए जो स्थिरांक है उसकी यूनिट आपको निकालनी आनी चाहिए। ये यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में आपके ये मेंशन नहीं होता कि अभिक्रिया किस कोटि की है, केवल वो मान देके आगे यूनिट ये लगा देते हैं। तो अपने को पता होना चाहिए कि अभिक्रिया किस कोटि की होगी। अपने आप ही अगर के आगे कुछ भी मान लिखा हुआ हो और ये आपकी यूनिट लिखी हुई है, इसका मतलब चाहे वो दे या नहीं दे, अभिक्रिया किस कोटि की हो जाएगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आता है अर्धायु। अर्ध आयु, हाफ लाइफ। अर्ध आयु का मतलब समझिए, वैसे नाम से क्या पता चल रहा है, आधी आयु। अरे अर्ध आयु का क्या मतलब होगा, आधी आयु। और किसकी आधी आयु, जितना पार्ट आप लोगों ने रिएक्टेंट का लिया है उसका आधा पार्ट अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो वो टाइम क्या कहलाता है, आपका आधी आयु। सपोज आप लोगों ने रिएक्टेंट के 10 मोल लिए हैं, ठीक है, अगर उसके 5 मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं तो कितना टाइम लगा 10 से 5 होने में, वही टाइम क्या कहलाता है, आपका अर्धायु। अगर आप डेफिनेशन की बात करो तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता को, या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता का आधा भाग प्रोडक्ट में या उत्पाद में बदलने में लगा समय क्या कहलाता है, आपका अर्धायु कहलाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता का आधा भाग उत्पाद में परिवर्तन होने में लगा समय अर्धायु कहलाता है। इसे टी हाफ या फिर ऐसे भी लिखा हुआ होता है टी हाफ या
T 0.5 से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो देखिए आप लोगों के पास यहाँ पे अगर आप सोचिए कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन आप लोगों ने कितनी ली थी, ए नोट, वही आपकी रिएक्शन है ए कन्वर्टेड या चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट, ए चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट। इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी ली थी आप लोगों ने, ए नोट। ठीक है, ये आपका 0 था। फिर उसके बाद में आप लोगों ने मतलब ये ए नोट माइनस एक्स, फिर वो किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। ठीक है, तो आपके पास एक इक्वेशन ऐसे कुछ थी x अपॉन टी, ये। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ए नोट माइनस एक्स, और ये x, ये तो है ही, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट है और ये 0, ए नोट माइनस एक्स और ये टी। तो देखिए ये अगर आप t इज इक्वल टू 0 टाइम की बात करो और यहाँ पे t इज इक्वल टू टी हाफ, अगर आप t हाफ की अगर ये बात करोगे तो इसका मतलब ए नोट में से, मतलब ए नोट का आधा पार्ट किस में कन्वर्ट हो चुका है, प्रोडक्ट में। तो आप एक तरीके से x को क्या लिख सकते हो, मतलब यहाँ से ये तो a है, तो इसका आधा भाग कितना हुआ, ए नोट अपॉन 2, तो ए नोट अपॉन 2 किस में कन्वर्ट हो चुका है, प्रोडक्ट में। ठीक है, तो देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपका, ए नोट अपॉन 2 और ये t, और अपन यहाँ पे t ये हाफ लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम कितना है, t हाफ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर आप इस इक्वेशन में ऐसे लिखते हो तो ये हो जाएगा t हाफ इज इक्वल टू ए नोट अपॉन 2k, ये आपके इक्वेशन आ गई है। ठीक है, मतलब t हाफ और रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन, अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है, तो इसमें ये रिलेशन होता है। तो आप इस रिलेशन, यहाँ से इस इक्वेशन से एक चीज़ यहाँ पे ये कर सकते हो कि जो t हाफ होता है वो किसके समानुपाती होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, किसके बराबर होती है। ये जो t हाफ है ये किसी भी शून्य कोटि अभिक्रिया का जो अर्धायु काल होता है वो अभिकारकों की प्रारंभिक जो सांद्रता है उसके समानुपाती होता है। अभी एक चीज़ ध्यान रखना, अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, लेकिन अर्धायु अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, तो देखिए अगर आप t हाफ और a में जो a नोट है या अभिकारकों की जो प्रारंभिक सांद्रता है उसमें अगर ग्राफ प्लॉट करना चाहो तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ये आपका t हाफ और ये हो जाएगी आपका a नोट। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसके समानुपाती। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन है, इसका मतलब ये होता है कि t हाफ जो होता है या फिर अर्धायु काल, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू आपका इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब किसी भी शून्य कोटि अभिक्रिया का जो अर्धायु काल होता है वो उसके अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये इतनी सारी चीज़ें हो चुकी है। देखिए अभी मैं बार बार आप लोगों को ये बोले जा रही हूँ कि अभिक्रिया का जो शून्य कोटि अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो अगर प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता तो और किस पर निर्भर करता है। जनरली जो शून्य कोटि की अभिक्रियाएँ होती है वो क्या होती है, या तो कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में होती है या फिर आपका यूवी लाइट की प्रेजेंस में होती है। फॉर एग्जाम्पल आपका फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो आपकी क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। यहाँ पे अभिकारक कितने हैं वो मायने नहीं रखते, यहाँ पे मायने ये रखता है कि आपका जो यूवी लाइट है, सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है उसकी इंटेंसिटी कितनी है। ठीक है, उसकी तीव्रता कितनी है, क्योंकि आपको पता है सूर्य के प्रकाश की एब्सेंस में चाहे उनके पास कितने भी अभिकारक पड़े हो वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते। ठीक है, कहने का मतलब आप लोगों ने शुरू से पढ़ा है कि जो हरे पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं। क्या वो अंधेरे में मतलब भोजन बनाएंगे, कभी नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब इस प्रकार की अभिक्रियाएं। और एक ये चीज़ होती है जैसे आप लोगों को किसी भी कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसके लिए ये बोला जाता है कि ये जो कैटेलिस्ट होते हैं वो चाहे कैसी भी रिएक्शन है उसको बहुत ज़्यादा फास्ट कर देते हैं।
तो वहाँ पे आप लोगों ने 10 मोल लिए हैं, 20 मोल लिए हैं, ये कोई मायने नहीं रखता, अभिक्रिया फास्ट होती है, जितनी भी होती है वो कंप्लीट हो जाती है। कहने का मतलब शून्य कोटि की जो अभिक्रियाएं होती है वो किस पर डिपेंड नहीं करती है, अभिकारकों की सांद्रता पर कभी निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर करती है? आपके या तो अगर प्रकाश संवेदी या प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं हैं तो वो आपकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश की कितनी तीव्रता है उस पर निर्भर करती है, या फिर जो आपका कैटेलिस्ट है उस पर डिपेंड करती है। जनरली ये किस पे डिपेंड नहीं करती है, आपका अभिकारकों की सांद्रता पर कभी भी निर्भर नहीं करती है। तो आप एक स्पेशल नोट लगा के लिख सकते हो कि जो शून्य कोटि की अभिक्रियाएं हैं वो कौन कौन सी हो सकती है। उत्प्रेरकीय पृष्ठ पर कोई भी जो गैस है उसका विघटन, मतलब उत्प्रेरकीय पृष्ठ, उत्प्रेरकीय पृष्ठ पर गैसों का विघटन, गैसों का विघटन, कॉमा एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाएं, एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाएं, मतलब बायोकेमिकल रिएक्शंस जो जनरली अपने बॉडी में होती है या किस प्लांट्स, जो भी आपके एनिमल्स हैं उनके जो बॉडी में जो रिएक्शंस होती है वो एंजाइमों से उत्प्रेरित होती है, कैटेलाइज्ड होती है। तो उत्प्रेरकीय पृष्ठ पर गैसों का विघटन, एंजाइम उत्प्रेरक अभिक्रियाएं तथा प्रकाश अभिक्रियाएं। प्रकाश अभिक्रियाएं कौन सी होगी? जो लाइट की प्रेजेंस में होती है। प्रकाश अभिक्रियाएं सामान्यतः शून्य कोटि की अभिक्रियाएं होती है। शून्य कोटि की अभिक्रियाएं होती है। देखिए गैसों का विघटन होगा, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? या तो सिंपली आप तो ये देख लीजिए, कोई भी एलिमेंट्री रिएक्शन है अगर उसमें एरो के ऊपर या तो कोई एंजाइम लिखा हुआ हो, यूवी लाइट लिखी हुई हो, या फिर कोई भी किसी भी जैसे प्लेटिनम है, आपका पैलेडियम है, ऐसे ही उत्प्रेरक ही तो होते हैं, इनकी अगर सरफेस पे कोई भी जो गैस है उसका विघटन हो रहा हो, ठीक है, तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं क्या कहलाती है? आपकी शून्य कोटि की अभिक्रियाएं। तो देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आपके पास है H2 + Cl2 चेंजिंग इनटू HCl। तो देखिए ये जो अभिक्रिया होती है वो आपका सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही है, जैसे आपके पास है H2 + Br2, वही आपका HNu की प्रेजेंस में, तो ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी? आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया है। कहने के लिए अगर आप इसके लिए रेट एक्सप्रेशन लिखो तो ये क्या हो जाएगा? इसके लिए रेट, ये जो रेट है वो ऐसा कुछ लिखा जाएगा K H2 की पावर 0 और Cl2 की पावर 0, या फिर सिंपली इनको आप लिखो मत, क्योंकि 0 का मतलब वही किसी की भी पावर, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, इसकी पावर अगर 0 है तो उसका सिंपल मीन होता है 1, ठीक है। तो आप यहाँ पे रेट क्या लिख सकते हो? रेट क्या आ जाएगा? =K, ठीक है। सेम ऐसे ही इसी के लिए लिखोगे तो वही रेट =K, H2 की कंसंट्रेशन जो है उसकी पावर 0, Br2 की कंसंट्रेशन उसकी पावर 0, और 0 का मतलब 1, ठीक है, मतलब किसी की भी पावर 0 का मतलब 1, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपके पास है अमोनिया। अमोनिया का प्लेटिनम, जो आपका प्लेटिनम होता है उसकी सरफेस पर हाई प्रेशर में क्या करवाया जाता है? विघटन करवाया जाता है। हाई प्रेशर पर अगर विघटन करवाया जाता है तो यहाँ पे ये N2 + 3H2 में टूट जाता है। कहने का मतलब अगर अमोनिया का आप प्लेटिनम सरफेस पे हाई प्रेशर के अंदर या हाई प्रेशर में अगर आप रिएक्शन करवाओगे तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूट जाएगा। देखिए वही आपका मैंने कहा था कोई भी उत्प्रेरक के पृष्ठ होना चाहिए और हाई प्रेशर। अब इस ये जो आपकी रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि यहाँ पे अगर ये हाई प्रेशर नहीं दिया हुआ हो, अगर हाई प्रेशर होगा तो ये अभिक्रिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। अगर यहाँ पे लो प्रेशर दे रखा है, इसका मतलब ये जो अभिक्रिया हो जाएगी वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, इसको डिटेल से पढ़ते हैं हायर क्लास में जब है उसकी रिएक्शन मैकेनिज्म देखी जाती है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर यहाँ पे हाई प्रेशर दे रखा है, हाई प्रेशर का मतलब अमोनिया बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तभी तो उसका प्रेशर बढ़ेगा। और कभी भी, मैंने कल भी आप लोगों को एक क्लास में बताया था सूडो ऑर्डर रिएक्शन। सूडो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जिनमें मॉलिक्यूलरिटी, आणविकता और उसका जो ऑर्डर है, कोटि है, आणविकता और कोटि अलग अलग होती है। मतलब दिखने में तो अपने को ये लग रहा है कि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं और उनकी कंसंट्रेशन में कितना परिवर्तन होगा, इतना कम परिवर्तन जिसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। इस रिएक्शन को एक बार यहाँ पे दोबारा देखिए। जैसे मैंने रिएक्शन लिखी थी, आपका अमोनिया का डिकम्पोजिशन हो रहा था प्लेटिनम सरफेस पे हाई प्रेशर पे, हाई प्रेशर। तो यहाँ पे N2 + 3S2, अगर इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो ऐसा कुछ है। ठीक है, देखिए इस रिएक्शन में क्या होता है कि अमोनिया का जो प्लेटिनम की सरफेस पर डिकम्पोजिशन होता है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। यह अभिक्रिया जो अगर हाई प्रेशर पे होगी, ध्यान रखना, अगर हाई प्रेशर पे होगी तो ये हमेशा जीरो ऑर्डर को फॉलो करेगी, मतलब ये शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर यही अभिक्रिया अगर लो प्रेशर पे करवाई जाए, लो प्रेशर पर अगर ये अभिक्रिया करवाई जाती है तो ये हमेशा फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है, मतलब ये आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। कहने का मतलब ये है कि ये आपके इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन में, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि यहाँ पे जो रिएक्शंस होती है उनका जो ऑर्डर होता है वो अभिक्रिया को देख के पता नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती है, उसके आधार पर अपन ये पता कर सकते हैं कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो अमोनिया का प्लेटिनम सरफेस पर हाई प्रेशर पे जो डिकम्पोजिशन होता है या विघटन होता है वो आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। लेकिन अगर यहाँ पे कंडीशन लो प्रेशर की बात करें तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी। ऐसे ही क्या होता है, जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे आपके पास है ये आपका HI है, इसका अगर डिकम्पोजिशन गोल्ड सरफेस पे करवाया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे H2 + I2 का फॉर्मेशन होता है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जिनसे अपने को ये पता चलता है कि ये आपके, वैसे ना जनरली अपने को कुछ रिएक्शंस तो बार बार पढ़ने पे पता चल जाएगी कि ये आपके शून्य कोटि की अभिक्रिया है या नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या है, आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हैं। जो कुछ एग्जांपल्स आपको याद करने हैं, या फिर आप लोगों को जो स्पेशल नोट मैंने लगवाया था कि उत्प्रेरकीय पृष्ठ पर आपका गैसों का विघटन होना, या फिर उत्प्रेरकीय अभिक्रियाएं होती है, या एंजाइम की जो अभिक्रियाएं होती है, प्रकाश जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, वो क्या होती है आपकी शून्य कोटि की अभिक्रियाएं होती है। ठीक है, तो अभी तक अपन ने जितना पढ़ा है अपन उस पर एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। देखिए जो शून्य कोटि अभिक्रिया में अब तक जितना पढ़ा है उसके बेसिस पे अपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि अपने जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे आप लोगों को लिखवा रखा है, एक शून्य कोटि अभिक्रिया को 80% पूर्ण होने के लिए 160 मिनट लगते हैं, तो इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे अगर आप इसको सोल्व करते हो तो यहाँ पे होगा क्या, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए आपके पास दो फॉर्मूले हैं, कौन कौन से वाले, K = A0 T आएगा, और आप लोगों को पता है इसके बराबर आप किसको लिखते हो, x के बराबर, तो ये। ठीक है, अगर क्वेश्चन में प्रारंभिक और अंतिम सांद्रता की बात कर रखा हो तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। अगर केवल वो ये बता रहा है कि कितना पार्ट उत्पाद में कन्वर्ट हो चुका है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। कहने का मतलब अपने पास ये हो जाएगा K = x/T। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x क्या है, जितना पार्ट अभिकारक का उत्पाद में कन्वर्ट हो चुका है वो क्या कहलाता है आपका x। तो देखिए 80% पूर्ण हो चुका है। जब परसेंटेज की बात आती है तो किस में से आता है, 100 में से, लेकिन अपन जब भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हमेशा 1 के हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो देखिए x की वैल्यू
अगर ये 100 में से 80% है तो 1 में से कितना हो जाएगा 0.8। ठीक है, तो देखिए k निकालना है तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 0.8। ठीक है, और t कितना है आपका 160। ठीक है, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपका ये 1/200, अगर आप इसको भी सोल्व करते हो तो आगे 1/2 मतलब 0.5 और ये 10⁻⁻²। इसी को आप कैसे लिख सकते हो 0.005। अब k इसकी यूनिट क्या आएगी, आप लोगों को अभी निकलवाया था मोल पर लीटर पर सेकंड, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है ये मिनट की बात कर रहे हैं तो पर मिनट। यूनिट भी सही होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें स्टूडेंट्स जल्दबाजी में क्या करते हैं यूनिट को चेक नहीं करते और आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब अपने पास बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि 80% अगर क्वेश्चन वो जो आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है तो इसका मतलब 1 में से कितना हो जाएगा 0.8 पार्ट। ठीक है, और टाइम कितना दे रखा है आपका 160 मिनट, तो ये रखो और आपका आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो चुका है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया को 40% पूर्ण होने में, मतलब 40% कंप्लीट हो चुकी है। 40% कंप्लीट होने का मतलब अगर आपने 100 मोल लिए हैं तो उसके 40 मोल किस में कन्वर्ट हो चुके हैं प्रोडक्ट में। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे देखिए 40% पूर्ण होने में कितना समय लगता है 120 सेकंड लगते हैं, तो 200 सेकंड के बाद अभिकारक की सांद्रता कितनी बचेगी। ठीक है, तो देखिए अभिकारक की सांद्रता कितनी बचेगी वो निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ से निकालिए, वही आपका फॉर्मूला k = x/t। ठीक है, इस यहाँ से अपन किसकी वैल्यू निकाल लेंगे k की, तो देखिए x की वैल्यू कितनी है, कितना परसेंट पूर्ण हो चुका है 40%, 0.4 लिख सकते हैं इसको, परसेंटेज हटाने के लिए 100 का भाग दे दो। ठीक है, और कितने टाइम में 120 सेकेंड। ठीक है, अगर आप इसको सोल्व करते हो तो ये आपका आ जाएगा लगभग 300। तो k की वैल्यू कितनी आ गई ये। ठीक है, अब इन्होंने k की वैल्यू पूछी नहीं है, इन्होंने पूछा क्या है कि 200 सेकंड बाद अभिकारक की सांद्रता कितनी बचेगी। ठीक है, तो देखिए अगर इसी क्वेश्चन में अपन ये देख लें कि ये वाला फॉर्मूला दोबारा लगा के देखिए, यहाँ पे k = x/t। ठीक है, तो देखिए x की वैल्यू मतलब कितना भाग प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा वो निकालना है अपने को। यहाँ पे ये क्या है आपका t 200 सेकंड दे रखी है, k की वैल्यू ये आई गई है आपके पास, k की वैल्यू आ गई है 1/300। ठीक है, तो k की वैल्यू रख दीजिए, तो अपने पास अब क्या आ जाएगा, ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया अगर आपको वो बोल रखा है कि शून्य कोटि की है तो उसके लिए वेग स्थिरांक का मतलब कोई चीज़ स्थिर हो गई, वो उसके टाइम पे और उस पर डिपेंड नहीं करेगी, वो चीज़ स्थिर हो चुकी है। तो पहले जो क्वेश्चन में जो चीज़ें गिवन है उसके हिसाब से अपन ने k की वैल्यू निकाल ली। अब इस k की वैल्यू को अगर आप आगे पुट करोगे तो वो सेम रहने वाली है। तो यहाँ पे देखिए k का मान कितना आ जाएगा 1/300, x/t की वैल्यू कितनी है 200। क्वेश्चन को आगे इधर सोल्व करते हैं, x = हो जाएगा आपका 200/300 = 2/3। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई है 2/3, मतलब 2/3 भाग जो है उसका 2/3 पार्ट जो है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है प्रोडक्ट में। लेकिन क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, 200 सेकंड बाद अभिकारक की सांद्रता कितनी बचेगी, ये तो वो आई है जो आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, तो अगर आप शुरू से, क्योंकि आप किस से ले रहे हो 1 से, तो अगर इसका 2/3 पार्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है तो बची हुई सांद्रता कितनी रह जाएगी पीछे 1/3। तो आप लिख सकते हो अभिकारक की बची हुई सांद्रता कितनी हो जाएगी = 1 - 2/3 = 1/3। या फिर अगर ये 1/3 हो जाएगा, या फिर अगर इसी को परसेंटेज में निकालना हो तो आप लोग क्या करोगे, इसमें ये आ जाएगा आपका 33.33%, ऐसा कुछ आ जाएगा। अरे इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वही चीज़ है
ठीक है। इसी को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो परसेंटेज में आ जाता है। अगर आप 1 में निकालना चाहते हो तो उसमें 100 का भाग दे दो। देखिए क्वेश्चन को दोबारा सुनना, ये जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, शून्य कोटि अभिक्रिया को 40% पूर्ण होने में कितना समय लगता है, 120 मिनट। तो इसके हिसाब से अपन ने के की वैल्यू निकाल ली। अब इन्होंने क्या पूछा है, क्या बोला है कि 200 सेकंड के बाद में अभिकारक की सांद्रता कितनी बचेगी। तो 200 सेकंड के बाद में उत्पाद में कितना परिवर्तित हो गया वो अपन ने निकाल लिया। अगर उत्पाद में कितना परिवर्तित हो गया वो निकाल लिया तो उसको 1 में से घटा दो, क्योंकि टोटल शुरू में कितना लिया है, 1। ठीक है। अगर आप परसेंटेज में ले रहे हो तो उसको 100 के हिसाब से कर दो। तो मैंने दोनों लिखे हैं। अगर इसको 1/3 को लिखते हो तो ये कितना आता है, 0.3। ठीक है। और अगर परसेंटेज में क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज ये आ जाएगी। ठीक है। तो नेक्स्ट ये आप देख लीजिए, यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन मैंने सोल्व करवा दिए और ये क्वेश्चन आप खुद सोल्व करेंगे। ठीक है। बाकी जो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं यहाँ पे इसका आंसर बता दूंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये कर लोगे। ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और साथ ही साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आने वाले जो वीडियोज़ है उनका नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके। ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।